अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर जंजुआ। अपना प्रोग्राम शाज़ेलीज़े लेके एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे मेहमान हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन जनाब परवेज़ इकबाल लोसर साहब। एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शाज़ेलीज़े से, मैरियट होटल से। उनके साथ उन्हें खुशामदीद कहते हैं और देखते हैं उनसे आज बात होगी बड़ी लंबी, कि लंबी इतनी भी नहीं लेकिन ये है कि तफसीली बात होगी कि ओवरसीज़ कन्वेंशन के बाद क्या हमने हासिल किया। दावे बड़े थे, नारे बड़े थे, बहुत सारे वादे थे, क्या हुआ है। तो जनाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दुनिया सवाल उठा रही है सर कि बड़े बड़े दावे हुए थे, नारे लगे थे और वादे हुए थे, क्या किया आज तक। अब आपकी हुकूमत ने तो नहीं, लेकिन जो ओवरसीज़ कन्वेंशन के जितने भी थे लोग मुंतज़मीन या जिन्होंने वादे किए थे, क्या हुआ है। देखें जुआ साहब, आपका और 92 FB 92 का शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है, ओवरसीज़ कन्वेंशन अपने अंदर एक अपनी खुसूसियत रखता है, क्योंकि आज 77 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सियासी तौर पर तकसीम करके जो है अपनी अपनी पार्टी का झंडा देकर अपनी मर्ज़ी के नारे लगवाए जाते थे, इस्तेमाल किया। ये पहली बार 2025 में जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है, ये खालिस्तान पाकिस्तानी गए हैं और ये तकरीबन दुनिया के 81 ममालिक से ये जो लोग गए और वहाँ पर जो इन्होंने अपनी धरती माँ वतन, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ कन्वेंशन को मैं पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट कहता हूँ। और इसके अंदर जो है इतनी चीज़ें, जैसे अभी इसमें अगर हम नेगेटिविटी निकालनी शुरू करें, नेगेटिविटी निकालने वाले तो बहुत हैं। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो यूरोप में ज़ीरो से आए हीरो बने, हीरो से लॉर्ड बने, लॉर्ड मेयर बने, मिनिस्टर बने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 81 ममालिक में अपने अपने एम्पायर बनाए बैठे हैं, डॉक्टर थे वहाँ पर, बिजनेसमैन थे, हर किस्म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में मौजूद था और उनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी परचम के नीचे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग गए वो हर एक ने एक एक शोबे की नुमाइंदगी की, या कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, हर एक बंदा अपने अपने एक पूरे शोबे की नुमाइंदगी कर रहा था और उनको पजीराई भी मिली। आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने और दीगर लोगों ने बड़ा सराहा इस चीज़ को। लेकिन जो वादे हुए थे कि हम लोग आपके लिए नादरा का ऑफिस कायम करेंगे, बायोमेट्रिक की सहूलत देंगे, खुसूसी अदालतें होंगी, ग्रीन चैनल शुरू होगा, इसी तरह मीरपुर में एयरपोर्ट के वादा हुआ था, बिजनेसमैनों को अवार्ड देने की बात हुई थी। दूसरी फाइलर तो उन्होंने कहा था तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर ही कंसिडर किया जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस में कोटा होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने थी, वादे हुए हैं, तो देखें किन पे अमल हुआ। देखें एक बात तो जो है, मैं ये अक्सर कहता हूँ, हमारे पास नेगेटिविटी फैलाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी वक्त आ गया है पॉजिटिविटी का। अभी एक बात इसमें जो है, अभी जो पुराने दौर में भी चीज़ें चल रही थी, अभी नादरा के दफ्तर का काम जो है पुराना चल रहा था, वो प्रूव हो चुका है मेरे ख़्याल में। नादरा का जो दफ्तर है, इसकी जो चीज़ें हैं, ये अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल में आपको ऑन एयर ज़मीन पे पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ नादरा अपने प्रैक्टिकल ऑफिस खोलने जा रहा है। और उसके बाद जो बाकी फाइलर का, अवार्ड का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो जो है अप्रैल 13, 14, 15 अप्रैल को ये कन्वेंशन हुआ, 3-4 महीने हुए। अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, क्योंकि जाहिर है कि ये पाकिस्तान का वाहिद कन्वेंशन है अपनी नौइयत का, जिसमें सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत दोनों अपनी टीमों के साथ वहाँ मौजूद थे और उनका जो वहाँ वलवला था या उनका जो जज्बात थे, जो सोच थी, और जो आगे से ये पहली बार हुआ है कि दोनों तरफ से, वो कहते हैं कि इश्क दोनों तरफ था। तो मतलब सिस्टम बनाना के आगाज़ हो चुका है। जैसे ये मोबाइल का उन्होंने 4 महीने का कर दिया। मोबाइल का मैं तो अक्सर ये अपने लोगों को कहता हूँ कि ये छोटी चीज़ों के ऊपर हमें, लेकिन ये मोबाइल का उन्होंने कर दिया है। आप PTA को जाके रजिस्टर करें, हर बार जब जाएँ तो 3 या 4 महीने के लिए आपका वो हो जाएगा। ये छोटी चीज़ें हो रही हैं। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बड़ा है। बड़ा क्या है, अभी जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, इससे फ्रांस में हम बैठे हैं, पीछे पे हमारे बैक साइड पे जर्मनी है। इन्होंने सारी ज़िंदगी जंग लड़ी है,
जंग के बाद आखिर ये टेबल पे आए हैं। और टेबल पे आने के लिए, मैं कल एक प्रोग्राम था जर्मनी में, मैंने वहाँ अपनी स्पीच में कहा, टेबल पे आने के लिए अक्ल की ज़रूरत है, दलाइल की ज़रूरत है, ना कि बेहतरीन कपड़ों की, पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे मामलात शुरू हो गए हैं, अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि पाकिस्तान को भी पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें, ये तो ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से बात थी। OPF और ओवरसीज़ कमीशन पंजाब जो है, उसका कोई फंक्शन आपको नज़र आता हो, कितना एक्टिव है, इफेक्टिव है? याद माजी ज़ाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। अच्छा, ये मैं अक्सर, और ये मैं इस बात पे आज भी अपनी बात को एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ऑन करता हूँ, हमें वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। अभी हम कभी OPF के दरवाजे पे चले जाते हैं। OPF जो है ये एक ज़िली अदारा है ओवरसीज़ मिनिस्ट्री का। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री का ये एक ज़िली अदारा है जिसका वेस्टर्न दुनिया में बड़ा कम किरदार है। लेकिन ओवरसीज़ मिनिस्ट्री काम करती है। देखिए, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री भी अपना हिस्से का काम तो कर रही है। मुझे बताया ना कि ओन चौधरी साहब आए हुए थे ओवरसीज़, वो हमारे ही इंचार्ज हैं, वज़ीर ममलकत हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिले, कि कोई कम्युनिटी की बात नहीं सुनी, कोई मसाइल पे डिस्कशन नहीं हुई। आपसे वो मिल के चले गए। अच्छा, तो अब आपसे मिल के सलाम करके जाना ज़रूरी हो गया और कम्युनिटी जाए बाहर में। नहीं, मैं भी आपको इस बात का बताता हूँ। अभी ये बात जो है, स्पेन से दोस्तों ने मुझे कहा कि ओन चौधरी साहब आए, ये ग्रीक में और ये स्पेन में, फिर या तो मैंने उसको मिला, ज़ाहिर है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ है। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा मिनिस्टर साहब आप आए हैं, आपको अपनी कम्युनिटी से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मैं स्पेशल, सिर्फ जो मेरा विज़िट था, ऑफिशियल विज़िट था एम्बेसडर के साथ, वो भी ओवरसीज़ के मामलात पे ही था। ओवरसीज़ में जो लोग बिजनेसमैन हैं, एक्टिव हैं, फैक्टिव हैं, अभी वो बड़ी जल्दी जो है UK में एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। और अभी आज पता चला कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है UK में और अमेरिका में आ रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन का 20 सितंबर से मेरे हाल में वो जो प्रोग्राम इजलास होता है, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि लोगों को जो है मोबिलाइज़ कर रहे हैं। देखिए, अभी ज़रूरत हमें ये है कि अभी अगर जो प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, इसकी पार्टी है, जिसके फॉलोअर हैं, अगर वो इनका वेलकम करना चाहते हैं, अभी दूसरे जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनका भी हक है, लेकिन गाली गलोच, बदतमीज़ी, ये किसी चीज़ का मौजू माशरे की निशानियाँ नहीं हैं जजुआ साहब। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, जैसे वन विंडो की बात हुई थी, ये सारा कुछ एक जगह नहीं इकट्ठा हो जाना चाहिए कि बंदा मसाइल किसी एक के पास ले जाए। देखिए, मैंने किसी का अख्तियार भी हो, एयरपोर्ट पे किसी के पास हमें अख्तियार, ओवरसीज़ OPF हो, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब हो, किसी के पास मुझे तो कोई अख्तियार नहीं नजर आता। देखिए, ये लेवल पे हो, ये बेख्तियार अदारे हैं, अदारे और अफराद अपनी, अच्छा, क्या कहते हैं इसको, अपनी प्रमोशन के अदारे हैं। इसमें हर बंदा जो है, अभी जो आपने ये कहा, अभी ये मुझे लोग यूरोप से कॉलें कर रहे हैं, UK से, कि ये मुझे बताएं जी कि ये हमें, ये एक बंदे को कॉल आती है मेरा प्रोग्राम करो, एक बंदा कॉल करता है कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा है कि जी वो मैं आ रहा हूँ, प्रोग्राम करो। जी, मेरा अगला सवाल है कि सुना है कि वो आ रहे हैं और फील्ड मार्शल आएंगे और फ्रांस में प्रोग्राम हो रहा है, तो ये क्या आपके पास क्या मालूमात? देखिए, मैं तो एक सादा सीधा पाकिस्तानी हूँ जी, सारे, और ये जो है ये जो है ये तो ISPRL का काम है। अगर कोई ISPRL का नुमाइंदा पेरिस में, बेल्जियम में, फ्रांस में है तो वो खबर देता है, लेकिन किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जब फील्ड मार्शल आएगा ये ओवरसीज़ लग पता जाएगा। और ये ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी, ये आप तो बड़े एक्टिव और फैक्टिव हैं, ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी यही नारे लगा रहे थे कि इसको हम ये कर देंगे, वो करने, कहने और बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। हमें अपनी मैं परवेज़ लोसर जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कर रहा हूँ, ना तो मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर की मदद की ज़रूरत है, ना मुझे किसी आर्मी चीफ़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा वतन है, वतन मेरी माँ है, मुझे उसको डिफेंड करने के लिए ना किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो ना ये है कि मुझे कोई कहे, जो किसी के जो कह रहे हैं ना कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने या आर्मी चीफ ने कहा, ये टाउट और जंट के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन मैं वो वाला हूँ कि मुल्क के अपनी मेहनत आपके तहत, और मेरे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेहनत
اس جذبے اور اس زور سے کرو کہ کامیابی خود آپ کی طرف بھاگے. صحیح. اچھا تو مجھے یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل آئیں گے تو آفیشیل وزٹ ہوگا اور اس کے آئی ایس پی آر سے اناؤنسمنٹ ہوگی, کوئی پرائیویٹ بندہ یا کوئی تنظیم جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کرے گی, اس کا آفیشیل ایک پروگرام ہوگا. اصل میں میں نے جو کہا نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے. ہم اپنی آدھا کلو گوشت کے لیے پورا ملک ذبح کرنے کے چکر میں آ گئے ہیں. ابھی اگر آرمی چیف نے آنا ہے, آرمی چیف کسی ایک بندے کا نہیں, یہ 25 کروڑ عوام اور سوا کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے, اور ان کے انتظار میں اگر وہ آئیں تو ہم تو ویلکم کریں گے, اگر نہ آئیں تب بھی ہم خوش. دیکھیں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. میں مائی مصیبتیں, میں کون, خواہ مہا, یہ خواہ مہا کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ابھی تصویریں لگانا, ملاقات کی تصویریں, ابھی تصویریں لگا کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا لوگوں کو پریشرائز کرنا, دس از ناٹ اے فیئر. سر سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہے, بس سوشل میڈیا میں تو پتہ نہیں جنجوعہ صاحب کیا کیا چلتا ہے. تصویریں پھر چلتی رہتی ہیں. ابھی سوشل دیکھیں, اگر جو آپ کا ابھی میں پاکستانی ہوں, پاکستانی جو بھی گورنمنٹ ہو, جو بھی عسکری قیادت ہو, ان کے ساتھ مجھے تعلق بنانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, مجھے محنت کرنی چاہیے. ابھی میں نے جو اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک کرے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ جب میں نے اوورسیز پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد ریلیاں شروع کی پچھلے سال دسمبر میں, ایک یورپ میں بڑے بڑے ٹانٹے خاں تھے جو کہتے تھے کہ ہماری مرضی سے سورج نکلتا ہے, ہماری مرضی سے سورج ڈوبتا ہے. انہوں نے پھر پریس کانفرنسیں کر کے وہ مراسیوں کے کٹے کی طرح رینگا. جب بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جو سوبر لگے. اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ کیا آپ کے اوپر پھول نچھاور کرے گا. جی اچھا جی مجھے بتائیں, باقی تو چلو باتیں ہوئی, پاک بھارت جنگ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے, کیا تبدیلی آئی, کیسا امیج بنا اب پاکستان کا, فوج کا, قوم کا, یورپ میں کیا ایک امیج چل رہا ہے؟ اس پہ ایک میں پہلے آپ کو شعر سناتا ہوں, وہ بھارت کے لیے ہے. ہم سے ٹکراؤ گے تو دنیا میں جیو گے کیسے, ہم سے ٹکراؤ گے تو دنیا میں جیو گے کیسے, ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں. اور یہ نریندر مودی کو میں اکثر دہشت گرد اور انٹرنیشنل دہشت گرد, بچر آف گجرات, بچر آف مقبوضہ کشمیر کہتا ہوں. یہ جب سے 12-13 سال سے جب سے اس کی گورنمنٹ آئی ہے, اس نے سوائے مس انفارمیشن, 2 نمبری, دہشت گردی کی پروموشن, اور یہ جو نازی ازم ہے, یہ جو اس کی RSS ہے, یہ نازی ازم ہے, ہندوتا یہ بنا رہا ہے. ابھی اس نے پاکستان کے اوپر کبھی کلبھوشن بھیج کر, کبھی ابھینندن بھیج کر, ابھی یہ بلوچستان کے اندر, ابھی 22 اپریل کو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا نا کہ میرے تاثرات کیا ہے. 22 اپریل کو میں پاکستان میں تھا جب پہلگام میں انہوں نے ڈرامہ رچایا. ہم نے انٹرنیشنلی ہم ہر دور میں اپنے دوسیئر لے کے جاتے تھے, ہماری کوئی نہیں سنتا تھا. جی یہ پہلی بار سنا گیا. ہمارا جو دوسیئر پروف ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے, وہ سیکشن اکثر وہیں سے نیچے پھینک دیتا تھا. ابھی ہوا گیا. اصل میں یہ بات جو ہے یہ ہمیں اپنے یورپ میں نوجوان نسل کو پاکستانیت کے لیے پازیٹیو لے کے چلنا ہے. جب یہ 22 اپریل کو شروع ہوا تو نریندر مودی اور اس کا گودی لیا میڈیا اور اس کی ناجائز اولاد نے جو انٹرنیشنلی, لیکن کسی نے نہیں سنا. چلتے ہر ایک ٹائم ہوتا ہے جب ظالم کی رسی کھینچ لی جاتی ہے. 10 مئی کی رات تھی جنجوعہ صاحب, جب یادگار جب فوج پاکستان وہ بری ہو, بیری ہو, فضائیہ ہو. سر اب تو سائبر کمانڈ بلکہ پتہ نہیں کیا گنے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 22 اپریل سے لے کر 9 مئی کی رات تک میں بھی لوگوں کو, کیونکہ وہ آپ کی فوج کدھر ہے, ان کو بارڈر پہ ہونا چاہیے, یہ ہمیں مارنے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں. اچھا جب 10 ارلی صبح اللہ نے پاکستان کو فتح یاب کیا, پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگوں کی جو ابھی الیکشن میں جو لوگ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے, ہمیں امید صرف
اس رب کعبہ سے لگانی چاہیے جو سپر پاور ہے. یہ دنیا کی سپر پاوریں آج ہیں کل نہیں رہیں گی. لیکن جب پھر 10 مئی کے بعد 11 کو جو ٹویٹ ایکس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آیا کہ میں نے سیز فائر کرا دیا, ہم تو پہلے بھی امن پسند تھے, نہ جنگ چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں نہ چاہیں گے, لیکن جس کو جنگی جنون چڑھا ہوا تھا اس کا ایسے اترا, وہ پنجابی جی کہنے نے اندر وڑ کے ماریا, اور گھس کے مارنا یہ تھا. اور پھر اس سے بڑی آپ کی فوج کی بہادری اور ذمہ دار دنیا کی فوجوں میں سے ایک ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ کسی سیولین بادی کو ٹچ بھی نہیں کیا. فوجی تنصیبات جو ہمارے دشمن کے اڈے تھے ان کو تباہ و برباد کیا. اس کی چیخیں جو ہیں وہ چیخیں ہم نے پرسوں پھر ٹرمپ صاحب کی آواز سنی کہ 5 پاکستان نے تیارے. ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہ سامنے شانزلیزے ہے نا, شانزلیزے کے اوپر کچھ چند دن پہلے جو یوم آزادی تھا, آج بلکہ آج 14 جولائی کو فرانس کا تھا, 21 کو آج بیلجیم کا جہاں میں ہوتا ہوں. ابھی یہاں پر ان کے پریزیڈنٹ میکرون نے جو کہا پاکستان کا ذکر کیا, بالکل جنگ کا ذکر کیا اور کہا کہ ملک کا ڈیفنس کا مضبوط ہونا. دنیا کی سوچ بدل گئی سر اس جنگ کی وجہ سے, سوچ بدل گئی کہ تکڑی فوج تکڑا ضروری. اور یہ یورپین یونین جو کرائے کہ انہوں نے کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نیٹو میں, ہر طرح امریکہ کی فوج بیٹھی, ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 2029 تک ہمیں اپنی فورس بنانی ہے. اور یہ 25 کروڑ عوام اور 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں جاگو, آپ کے پاس تکڑی مضبوط اور یا رسول اللہ کی فوج ہے جس نے وہ کر دکھایا جو آپ کی خواہش تھی, جو آپ کی امنگیں تھی, اس نے وہ کر دکھایا جس کی آپ نے جو آپ ان سے چاہتے ہیں. بلکہ لوسر صاحب صرف پاکستانی 25 کروڑ نہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے جذبات دیکھنے والے تھے اس دن. بھائی جذبات وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تھے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے برسل میں ایک ریلی رکھی یہ فیلڈ مارشل اور جنگ کی خوشی میں, تو میرے بیٹوں کے دوست جو ترکی تھے, موروکن تھے, الجزائر کے تھے, البینیا کے, انہوں نے آ کر کہا یہ ہمارا سپہ سالار ہے. یعنی کہ یہ چیز جو ہے اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, یہ عزت جو ہے پاکستانی فوج کو یا سپہ سالار کو میرے اللہ نے دی ہے. اور اللہ کے اوپر یقین رکھو. ابھی یہ گالی گلوچ سے نکل کر اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے, ابھی دیکھیں میں نے اکثر یہ پاکستان یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, ابھی جو موجودہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے یہ 11 سال جیل میں رہا, جو ہمارا سٹنگ پرائم منسٹر ہے یہ بھی کئی سال جیل میں رہا, جو ہمارا چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی 8 سال جیل میں رہا, ابھی جو پرانا پرائم منسٹر تھا وہ ابھی جیل میں ہے. ابھی یہ جیل کھیلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, لیکن یہ بدطفانے بدتمیزی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. آپ اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں, گالی گلوچ کے بغیر بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا جی مجھے بتائیں کہ 5 طیارے گرنا, ایئر ڈیفنس سسٹم کا تباہ ہونا, اس کے علاوہ ایئر بیسز کا تباہ ہونا, بجلی کا نظام, سائبر کا نظام, ریلوے کا نظام, سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ تو تھا ڈیفنس کا. لیکن جو ڈیجیٹل دنیا میں پاکستان نے کیا, سائبر اٹیک کیا اور اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا, وہ جو ڈیجیٹل انڈیا کا خواب دنیا میں دیکھ رہا تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا. دیکھیں اصل میں آپ کو یہ کہا نا کہ اصل پاور میرا رب ہے. جی ہاں. اور یہ پاکستان جو ہے یہ یا رسول اللہ کی خواب کا ملک ہے. اور ہمیشہ اللہ نے پاکستان کی غیب سے مدد کی ہے. ابھی مسلمان تو اس طرف بھی لانتی اویسی جیسے رہتے ہیں جو مودی کی زبان بول رہے ہیں. کون سی مجبوریاں, ایک بات بل ذہن میں رکھیں, میں اس کو میرا جو پاکستان میں میرا ہندو ہے, میرا سکھ ہے, میرا عیسائی ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں انڈیا کے اس مسلمان کے جو پاکستان کو مرد آباد کہتا ہے. وہ جو میرا ہم وطن ہے وہ پاکستان کو کرسچن ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, وہ میرا ہم وطن ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اسلامی ممالک جن کے پاس پیسہ ہے, سعودیہ, قطر, دبئی, ان لوگوں کو سوچ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, یا ہم سے ہی ڈرتے ہیں کہ پاکستانی فوج پہ $100 ارب کتنا ایک قرضہ ہوتا ہے. اگر یہ 20 سال کے لیے قرضہ یہ اپنے ذمہ ڈالنے کے قسطیں ہم دے دیتے ہیں, آپ ہمیں بعد میں دے دینا, پاکستان کسی کو پھڑکنے دے گا یا ان کے لیے سیکیورٹی کا گارنٹی نہیں کر سکتا پاکستان؟ یہ میں آپ کو بتاؤں,
ਉਹ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਪੀੜ ਹੋ रहा ਹੁੰਦਾ जी घर अब तो उनको घर मानते की हैं, मुर्दी गाल बराबर। लेकिन अभी आपकी फोर्सेस ने मनवाया था। जिसका नाम सैयद आसम मनीर है, जब ट्रंप के साथ लंच हुआ, जी, जी। खुदा की कसम ट्रंप बार बार कह रहा था ही इज वेरी इंटेलिजेंट, जी, मेरा अगला सवाल ट्रंप पे ही है। ही इज ब्रेव गाय जी, और प्लस पूरी पाकिस्तानी कौम की तारीफ कर रहा हूं। ये हमारे लिए प्राइड है जी हाँ। कि जिसको दुनिया सुपर पावर है वो आपके सिपा सलार को दुनिया का बहादुर तरीन, अक्लमंद और बेहतरीन सिपा सलार मान रहा है। अच्छा जी, मुझे बताएं, सदर ट्रंप साहब को सिर्फ ये हमारे दिफाई सलाहियतों से कोई मुतासर हो गए हैं, या इसके अलावा कोई पीछे जो मादनियात हैं उस पर बिजनेस इंटरेस्ट भी है उनका? ये कितनी तारीफें तो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की हमारी। देखिए असल में मसला ये हमारा ये है, देखिए ट्रंप के बारे में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये अनगाइडेड मिसाइल है, कहीं भी चल जाता है। ये कहीं चल। लेकिन अभी जो है इसने ये जो मौका था पाकिस्तान की अमंगों के मुताबिक, देखिए ये चीज़ दुनिया में, देखिए अभी अगर प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता, प्रेसिडेंट का विजिट होता, तो वो नॉर्मल दुनिया में हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव जाते। ये अमेरिका में आपके सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर को बुलाकर लंच कराना, 1-to-1 मिलना, अभी इसमें जो नेगेटिविटी है हमसे वो ये काम लेना चाहते। भाई हम देखिए, एक मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ ध्यान में रखें, जो सिपा सलार सिटिंग है फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर, मैं आपको ये बता दूं वो करप्ट लोगों को खा जाएगा। ये मैं आपको आज ये शांज़ेलीज़े प्रेसिडेंस में बैठ के कह रहा हूँ। और वो जिस तरीके से जिन असलियतों के साथ जा रहा है, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, ये फ़ौज ने हमेशा कहा है कि हम जो भी मौजूदा हुकूमत होती है हम उसके साथ खड़े हैं। ये पहली बार हुआ है हुकूमत और फ़ौज एक सोच से चल रहे हैं, और लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है। मैंने उस दिन किसी को कहा था कि आप ख्वाहिश है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिश करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अभी पॉजिटिविटी से आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये मुझे बताएं कि भारत अगर दोबारा सुना है कि एक प्रोग्राम बन रहा है कि हमला कर सकता है, दोबारा कुछ हमला का सोचता है वो, तो उसका क्या हाल होगा? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, संदूर से तो विधवा हो गई, संदूर उतार कर हमने विधवा कर दिया, संदूर को तंदूर बना दिया। अभी ये जब भी हिंदुता जो सोच है ना, ये आप ज़हन में रखें। मैं आज मुसलमानों को एक बात कहता हूँ, ये जो प्योर हिंदुता सोच है यही नाज़िज़्म था। अच्छा, छोटे को गरीब को जो है ख़त्म कर दो। अभी ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं दुनिया से। इंडिया, ये मैं आपको आज बताता हूँ, इंडिया कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता दोबारा हमला करने का। ये मैं कैटेगोरिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी में अवेयरनेस रखते हैं हम। ये मेजर गोरावारिया जैसे भौंकने वाले जो हैं, मेजर गोरावारिया आपको पता है कि इसको इंडियन फौज से भी किसी एक्ट के तहत निकाला गया, इसको भी ममेसिया था, कोई बीमारियाँ थी। अभी मैं मसला ये है कि ये जो टीवी पे बैठ के बढ़ के मारते हैं, या वो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे, अभी बढ़ से नहीं, हमने मैदान मारा है। और देखें कि उनका डिफेंस सिस्टम तो तबाह हुआ, हुकूमत के पॉलिसियाँ तबाह हुई, उनका मीडिया भी जाता रहा। वो दुनिया कहती है इससे झूठा मीडिया हमने नहीं देखिए। अभी यूरोप में पहली बार जब हम EU डिसइंफो लैब 2020 पकड़ी, अभी उसके बाद ये इनका ANI, जैसे हमारा APP है, ANI, ये जो है ये दुनिया में फेक न्यूज़ हम कह रहे थे, मानते नहीं। अभी बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, दुनिया के हर अखबार ने डिजिटल मीडिया पे, टेलीविज़न पे न्यूज़ पे ये लिखा कि सबसे बड़ा झूठा और मकार मीडिया इंडिया का है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको तो हर शोबे में मात हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। जंगें होती हैं, नुकसान भी होते हैं, जंगें हारी भी जाती हैं, लेकिन इंडियन कौम को ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है, कोई दिमाग ख़राब है उनका। पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, वो कोई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। दुनिया कह रही है कि इवन जिनके तैयार हैं वो भी मान रहे हैं, जिन्होंने अमेरिकी सदर भी मान रहा है, थोड़े थोड़े करके उनके डिफेंस के एनालिस्ट भी मान रहे हैं, लेकिन अवाम को वो पागल बनाया हुआ। वो जो कहते हैं कि सनम हम तो डूबे, तुझे भी ले डूबेंगे। अभी हम फ्रांस में बैठे हुए, यहाँ राफेल त्यारा इनका दुनिया का, वो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता। इंडिया ले डूबा ना, इंडिया ले डूबा। और इंडिया का वो वक्त जो है ना, इनका वक्त बुरा शुरू हो चुका है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, इंडिया के अभी 11 टुकड़े होने हैं, उनमें एक खालिस्तान हमारा हमसाया होगा,
इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। और हमें इंडिया का जो हम मुकाबला, अभी सिर्फ मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, मुझ में से हैं, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान आपका सब कुछ है। सही। अगर आपको किसी बंदे की शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना दें। आपको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है, लेकिन आप मुल्क का नुकसान ना करें। यू स्टैंड विद योर कंट्री। अभी ये हुआ ईरान में, मैं अभी आपको बताऊं, 86 साल का बाबा आयतुल्लाह खamenei, अभी उनके ऊपर इंडिया ने अपना इसराइल, इंडिया भी उनके इसराइल के साथ था, अमेरिका भी था। उस 86 साल के बाबे ने डट के खड़ा हुआ। अभी वो जो रज़ा पहलवी था, अभी सारा सबसे बड़ी ताकत उसकी कौन बना? उसकी कौम। ईरानी कौम जो है सीसा पलाई द्वार बन के खड़ी हो गई। अभी हमें अपने लोगों को ये हर दिन गलियों में निकल कर गाली गलोच करना, बाहर यूरोप में हम जो मज़हब माशरे में रहते हैं, या हम क्या सबक दे रहे हैं? नहीं, तो काफ़ी सारी तब्दीली आ गई। जंग के बाद मैंने देखा थोड़ा सा रवैया चेंज हुआ है। वो जो गाली गलोच कल्चर भी पहले से बहुत कम हुआ है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, सारी जमातें हुकूमत के साथ बैठें, कोई मामला हल हो, और बच्चों को जो नई जनरेशन है उनको भी कोई रास्ता दिया जाए कि यार सीधे रास्ते पे चलो, गाली गलोच से मुल्क तरक्की नहीं करता। देखें, असल में हर चीज़ का हल टेबल टॉक है जी। ये आखिर पे ये मामला भी टेबल टॉक पे ही होना है। सही। अभी मैंने आपको कहा कि आपके जो सिटिंग सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सदर, ये सारे जेल याफ्ता हैं। जेल याफ्ता, ये जेल में कोई कुरान बेचते तो नहीं पकड़े गए थे। तो डिग्री बन गई है, तो फिर डिग्री बन गई है। तो जो अभी साबका प्राइम मिनिस्टर जिसका अभी इमरान खान का जिक्र किया, वो भी जेल में, वो भी अभी डिग्री ले रहे हैं। डिग्री लेकर वो भी पास हो जाएंगे। हम तो दुआ ही करते हैं। देखिए, पीटीआई को कबूल करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है। ये पीटीआई भी जो है, जो हार्ड कोर लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो हार्ड कोर, उनसे भी हमारी बात होती है। जैसे अभी आपने कहा इंडिया का वो कौम नहीं मान रही, हम हार गए, अभी ये भी नहीं मान रहे। अभी देखें, आपको ये मानना चाहिए हकीकत। दुनिया में आप जिन सिविलाइज मुल्कों में रहते हैं, आपको हकीकत पसंद होना चाहिए। अभी चोर चोर, चक्का, डाकू, ये नारे यार अभी बहुत पुराने हो गए। अभी को नई बाजार में कोई नई चीज़ लेकर आए। आखिरी मुझे बात समझ नहीं आती, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ में भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, कई सहाफ़ी भी हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, वो इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं जी, लो जी उन्होंने हमें बछाड़ दिया, इंडियन फ़ौज हावी थी, कोई त्यारा नहीं गिरा, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं तबाह हुआ। तो इन लोगों पे, इनके क्या दिमाग ख़राब हैं? क्या मुल्क से क्या दुश्मनी है? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरे ऊपर लोगों ने इतराज़ भी किया, मैं कहता हूँ ये नरेंद्र मोदी की नजायज़ औलाद है। ये बड़ा लोगों ने मुझे, भाई देखिए, मैं अपने लफ्ज़ों को स्टैंड करता हूँ। जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज और अदारों के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करता है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो नुकसान देता है, जो भी ये कहते हैं कि इंडिया ने हमें बछाड़ दिया, वो पाकिस्तानी है बदबख्त। नहीं, वो तो उसका गलत। अभी पूरी दुनिया मान रही है कि छाड़ा बछाड़ा पाकिस्तान ने बछाड़ा, और ये दुनिया की सुपर पावरें मान रही हैं। लेकिन ये बदबख्त चंद पैसों की खातर जो है, इनको शर्म आनी चाहिए। और अगर मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर इनको पाकिस्तान का पासपोर्ट पसंद नहीं, तो अपना पासपोर्ट वो मुल्क ले लें जहाँ का पसंद है, बल्कि अपना बाप बदल लें। लेकिन ये वाली चीज़ें पाकिस्तान ने, जब दुनिया मान रही है, ये अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं। तो आखिरी पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, मुल्क के साथ मोहब्बत और प्यार बढ़ाने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरा पैगाम ये है कि अभी ये जश्न का महीना शुरू होने वाला है, अगस्त का महीना, इसमें अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनाएं। पाकिस्तान कितनी मुश्किलात से बना, ये अपने बच्चों को बताएं। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और जिस दूसरे मुल्कों में भी रहें, वो भी आपके मुल्क हैं। अगर फ्रांस में हैं, फ्रांस भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है। दुनिया में जहाँ भी रहें, आप इंटीग्रेट होकर रहें, लेकिन आपका सबसे पहला नारा पाकिस्तान पाइंदाबाद। दीजिए जी, आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ्रांस दोस्ती जिंदाबाद।